हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। इस टॉपिक में हम मटेरियल मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, या फिर वो इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, या वो परचेजिंग हो, या वो इन्वेंटरी कंट्रोल हो, एबीसी एनालिसिस हो, आरओपी हो, ईओक्यू हो। हम सारी चीज़ को इसमें ट्रांसफर करेंगे। ओवरऑल ये एक ओवरऑल चैप्टर है मार्केटिंग मटेरियल मैनेजमेंट का। मटेरियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन दो पार्ट है, तो ये मटेरियल मैनेजमेंट का पूरा पार्ट इसमें आ चुका है। आप लोग को अगर वीडियो में से कुछ पॉइंट्स लेना पड़ेगा तो आप वीडियो को स्विच करके आप लोग के देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है। सिंपल सी बात है, मटेरियल मैनेजमेंट मतलब कि रॉ मटेरियल, जब कच्चे सामान को हम, जैसे हमने आलू से चिप्स बनाया तो वो आलू रॉ मटेरियल हो गया। फिर कच्चे सामान से जब हम चिप्स बनाएंगे तो हो जाएगा मटेरियल मैनेजमेंट। वो पूरा प्रोसेस जो होगा बीच में वो प्रोडक्शन होगा, लेकिन जो बन के आएगा वो मटेरियल मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब को मटेरियल को बनाने, मतलब चिप्स को बनाने में क्या क्या हम किए, ये मटेरियल मैनेजमेंट का पहला पहला डिफिनेशन है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करना। बस इतना ही है, बाकी वो एक बोल सकते हैं लाइन बनाना, उसको लाइन बनाना है। मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टमैटिक अप्रोच ये सब। फिर है कि मटेरियल तो हो गया, मैनेजमेंट का ये मतलब हो गया, प्लानिंग और करें। फिर है कि इसका मेन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राइट क्वांटिटी पे, राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे हमारे पास एबिलिटी ऑफ मटेरियल हो। अब हम बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट आया तो कैसे आया, मतलब किस चीज़ को मिला के। तो पहले तो मटेरियल और मैनेजमेंट दोनों को मिला तब आया मटेरियल मैनेजमेंट। बोल सकते हैं कि मटेरियल और मैनेजमेंट, मटेरियल प्लस मैनेजमेंट का सम है मटेरियल और मैनेजमेंट का। अब हम बात करेंगे मटेरियल के बारे में। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो मटेरियल तो समझना पड़ेगा ना। मटेरियल रॉ मटेरियल जो भी कच्चा सामान है जिसको प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं वो मटेरियल हो गया, जिससे सामान बनता है वो। क्या आप चिप्स बना पाएंगे बिना आलू के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आलू क्या है, रॉ मटेरियल है। फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पॉस डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फिर यहाँ पे मटेरियल्स जो होते हैं दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज हो, और इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्टली यूज हो। ये देखिए रॉ, ये समझिए आलू है, मतलब ये आलू है, ये चिप्स बन गया, लेकिन बीच में जो प्रोसेस हुआ वो प्रोडक्शन हुआ, बीच में जो प्रोसेस हुआ वो प्रोडक्शन हुआ। अब हम बात करेंगे नेचर्स। नेचर्स क्या होता है, पहला प्लानिंग करना। मटेरियल को अगर हम बनाए तो प्लानिंग तो करेंगे ना कि मटेरियल कहाँ से करते, कैसे करते, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, डायनेमिक, फ्लेक्सिबल इन नेचर, कंटीन्यूअस। ये क्या हो गया, नेचर्स हो गया मटेरियल मैनेजमेंट के। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी है, 5 आवर्स। 5 आवर्स सही टाइम पे, सही प्लेस पे, सही जगह से, सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी में हम सामान को खरीदे, इसीलिए मटेरियल मैनेजमेंट किया जाता है। उसका मेन मतलब यही होता है कि मेरा वेस्ट का रिसोर्स ना हो, टाइम का रिसोर्स, टाइम का वेस्टेज ना हो, जगह हम गलत नहीं चुनिए, सब सोच समझ के तब हम मटेरियल मैनेजमेंट, तब हम सामान बनाते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन और स्कोप। अब मटेरियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सामान को खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोर करेंगे, सामान खरीद लिया, मेरे पास सामान आ गया तो यहाँ स्टोर कर लेंगे। फिर इन्वेंट्री, फिर उसको देखेंगे कब सामान को भेजना है, फिर जब भेजना हो तो वैल्यू करेंगे, फिर मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल, डेवलपिंग स्टैंडर्ड, इवैल्यूएटिंग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करेक्शन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस। मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हो तो कुछ तो वजह होगा जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद हो, कॉस्ट मेरा नहीं लगे, इन्वेंट्री एकदम एक्यूरेट हो, प्रोडक्टिविटी हो, कंज्यूमिंग हो, रिड्यूस रिस्क कम हो, कैपिटल का सही यूटिलाइजेशन और रॉ मटेरियल हो, बफर स्टॉक ना हो, ना ही शॉर्टेज हो, जब भी सामान चाहिए तो आ जाए। ये सब चीज़, ये सारा टॉपिक हो गया मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है तो आप लिख सकते हैं ना, मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या, लिख दीजिएगा मटेरियल्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट लिख दीजिएगा, मटेरियल मैनेजमेंट को डिफाइन कर दीजिएगा, नेचर्स को, स्कोप को, ऑब्जेक्टिव को और इंपॉर्टेंस को। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट जो होता है उसी में एक टॉपिक है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है मटेरियल मैनेजमेंट में, क्या होता है कि हम सामान खरीदेंगे, फिर पहले चिप्स खरीदेंगे, फिर उसका पैकेट खरीदेंगे, फिर उसको रैप करेंगे, ये सब अलग अलग तरह से होगा। लेकिन इंटीग्रेटेड में एक ही प्रोसेस में होगा। एक ही ऐसा मशीन है जिसमें चिप्स को काटा भी जाएगा, चिप्स को छाना भी जाएगा और चिप्स को पैक भी किया जाएगा। एक ही मशीन में सारा फंक्शन है, तो इंटीग्रेटेड के अंदर आ जाता है। इसको बोल सकते हैं सिंगल अप्रोच बोल सकते हैं। इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, द प्राइमरी गोल ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है कि जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको और इनहांसमेंट करना और अच्छा करना। फिर इसमें क्या होता है, देखिए एग्जांपल से आप समझ लीजिए, मटेरियल मैनेजमेंट है, परचेजिंग अलग हो रहा है, स्टोरिंग अलग हो रहा है, इन्वेंट्री, इसमें क्या है एक साथ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसका कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं, नेचर्स बोल सकते हैं। टाइम को बचाता है थोड़ा और, क्योंकि सब चीज़ एक साथ होगा तो टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाता है, बार बार आपको खरीदने नहीं जाना है चिप्स, बार बार आपको चिप्स को मतलब चिप्स खरीदने नहीं जाना है, बार बार आपको, फिर आपको बार बार स्टोर नहीं करना है, बार बार इन्वेंटरी नहीं करना है, तो वो सब हो जाएगा। इन्वायरमेंट पे एक ही बार सारा सामान हो जाएगा तो उसमें इन्वायरमेंट कोई और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, एक ही जगह पे सारा काम हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा ही। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखिए जब इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लगा देते हैं तो कॉस्ट कम लगता है, क्योंकि एक ही साथ सारा सामान हो रहा है। लेकिन जब एडवांटेज नहीं लिख सकते पर डिसएडवांटेज में, जब हम उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ हम अपनी कंपनी में इंटीग्रेटेड सोर्स लाने का सोच रहे हैं तो उसको जब लाएंगे तो हमको उस समय तो कॉस्ट लगेगा, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होता है, इंप्रूव कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, बेटर इन्वेंट्री हो गया, ट्रांसपेरेंसी अच्छा हो गया, इनहेंस डिसीजन मेकिंग हो गया, इंप्रूव सप्लाई चेन हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम तो लगेगा ही। फिर इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंट जब लागू करेंगे उसमें बहुत दिक्कत होगा हमको, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, एक साथ कोऑर्डिनेट करने में लोग से साथ बहुत दिक्कत होगा, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे ही सिर्फ डिपेंड होगा। अगर एक भी चीज़ खराब हुआ तो पूरा, अगर मेरा चिप्स बनाने वाला मशीन खराब हुआ तो ना हम चिप्स को छान पाएंगे, ना हम उसको बना पाएंगे, ना पैक कर पाएंगे, क्योंकि सब चीज़ तो एक ही में हो रहा है ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, एक ही मशीन सारा काम कर रहा है तो एक एक जो बंदा होगा जो वो मैनेज कर रहा होगा, मशीन तो काम नहीं कर रही है, कम से कम मशीन में चिप्स डालने वाला इंसान तो है, जिसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा, यहाँ से चलाना है, ऐसे चलाना है, तो इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा ये सिस्टम पे ही भरोसेमंद रहता है, सिस्टम खराब ही खराब, रिस्क थोड़ा रहता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। अगर एक खराब हुआ तो बहुत मुश्किल से हम चिप्स बना पाएंगे, या फिर मशीन को बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लॉस होगा हम लोग का इसमें। अब हम बात करेंगे परचेजिंग के बारे में। परचेजिंग जो होता है वो क्या होता है कि ये भी मटेरियल मैनेजमेंट का एक फंक्शन है कि हम सामान कब खरीदे, कैसे खरीदे। तो परचेजिंग करने के समय हमको 5 चीज़ ध्यान रखना है। पहले तो गुड्स और सर्विस को परचेजिंग करना, और ऐसे सर्विस और गुड्स को परचेजिंग करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि हमको चिप्स बनाना है और हम पार्ले जी बिस्किट का मटेरियल खरीद के ले आएंगे, तो क्या वो हमको काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। दैट्स वाई अब क्वांटिटी भी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छा, सोर्स भी अच्छा, टाइम, सब कुछ अच्छा। परचेज करने के समय कोई सब चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अच्छे आदमी से खरीद रहे हैं कि नहीं, सही टाइम पे खरीद रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़। फिर प्रोसेस ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग का प्रोसेस हम कैसे खरीदेंगे, पहले तो जानेंगे। पहले तो सोचेंगे कि हाँ चलो हमको क्या करना है, बनाना है चिप्स, मतलब कि कस्टमर को चिप्स चाहिए तो चिप्स जानेंगे। फिर हम समझ जाएंगे हाँ चलो चिप्स लेना है हमको, तो हम
चिप्स लेना हमको तो हम उसके दुकान से लेंगे, दिनेश की दुकान से लेंगे, किसी की भी दुकान से लेंगे। फिर हम दुकान पे जाएँगे तो फिर थोड़ा-सा बोलेंगे ना भैया थोड़ा पैसा कम करिए तो नेगोशिएट प्राइस में आ जाएगा। फिर ऑर्डर को प्लेस करेंगे। फिर बोल देंगे ना भैया मेरे घर पहुँचवा दीजिए। जब भैया मेरे घर पहुँचवा देंगे तो हम रिसीव कर लेंगे। फिर देखेंगे उसमें कुछ गलती तो नहीं है। उसके बाद हम उसको पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे पेमेंट छूट गया है। पेमेंट कर देंगे। ये बेसिक है, इतना ही होता है और भी आप ऐड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद हम उसको फीडबैक देंगे, उसको बताएँगे कि कहाँ गलती है, नहीं है, वहाँ सुधारेगा वो। ये सब चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, परचेजिंग के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे पर्सनल परचेजिंग, खुद के लिए सामान खरीदे पर्सनल हो गया, बिज़नेस के लिए खरीदे बिज़नेस परचेजिंग हो गया, इंस्टीट्यूशनल परचेजिंग हो गया, अगर स्कूल के लिए खरीद रहे हैं, कॉलेज के लिए, रेसिडेंशियल घर के लिए खरीद रहे हैं, जैसे टाइल्स खरीद लिए तो वो घर के लिए हो जाएगा, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के लिए मशीन खरीद रहे हैं वो। टाइप्स ऑफ परचेजिंग 2 तरह का होता है, सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़। सेंट्रलाइज़ जो होता है, जैसे कि अगर हम एक कॉलेज के अगर मैं मॉनिटर हूँ, ठीक है? और मुझे बोला गया कि आप सारे बच्चों का कॉपी इकट्ठा करिए, तो हम अलग-अलग एक मतलब हम एक इंसान है जो सारे बच्चे का कॉपी लेता है, वो सेंट्रलाइज़ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैम बोले कि सारा बच्चा अपना कॉपी खुद लेके आओ, तो वो डिसेंट्रलाइज़ में हो जाएगा। इसमें एक डिपार्टमेंट सब अलग-अलग करता है, इसमें बल्क में परचेजिंग करेंगे। अगर सारा मतलब अगर हम ही सारा बच्चा कॉपी लेके जाएँगे तो हो सकता है ना कि मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, टाइम का बचत हो, फिर डिस्काउंट भी मतलब ये मैम वाला एग्ज़ाम्पल तो मैं आपको बताया ऐसे ही, लेकिन अगर दुकान पे हम जाते हैं, अगर हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं एक साथ अगर हम 100 पेन खरीदते हैं तो वो हमको थोड़ा-सा डिस्काउंट देता है। प्लस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको कम लगता है क्योंकि हम 10 बार तो नहीं आ रहे हैं ना, 100 बार तो नहीं आ रहे हैं ना पेन खरीदने, हम एक ही बार में 100 पेन खरीद लिए ना। फिर बल्क में सब एक्सपर्ट परचेजिंग देखो, अगर एक ही आदमी सारे आदमी के लिए सामान खरीद रहा है, मतलब एक ही आदमी मेरे लिए भी सामान खरीद रहा है, उसके लिए भी सामान खरीद रहा है, मेरे डिपार्ट अगर मेरे लिए भी लैपटॉप एचपी का खरीद रहा है और उसके लिए भी खरीद रहा है, तो ज़रूर है ना कि वो इंसान एक्सपर्ट तो होगा ही। एक्सपर्ट होगा, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम उसको 5 सामान खरीदने के लिए बोले, तो उससे गलती हो जाए। वो पाँचों आदमी का सामान याद करके गया हो और फिर उसके दिमाग से निकल जाए। या फिर अगर हम बोले एचपी का बोले डेल का लिया और उसके लिए एचपी का लिया, फिर इसका डिसेंट्रलाइज़ में सेल्फ परचेजिंग होता है, परचेजिंग में थोड़ा डिले हो जाता है। ये सब पॉइंट्स है जो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर सेंट्रलाइज़ में जो है वो उल्टा डिसेंट्रलाइज़ में हो जाएगा। अब हम बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम बात करेंगे इन्वेंटरी कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंटरी कंट्रोल, मतलब सामान हम रख दिए, सामान हम स्टोर में जमा कर दिए, लेकिन उस सामान को कब भेजना है, कहाँ भेजना है, कब मेरा सामान खत्म हो रहा है, कैसे भेजना है, ये सब इसी में आता है। इन्वेंटरी कंट्रोल बता दिए क्या होता है आपको, नेचर्स इसका होता है डायनामिक, कंटीन्यूअस, इंटरडिपेंडेंट, अनसर्टेन कॉस्ट। जो भी नेचर्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट का करते हैं वो सब आप हर किसी में लिख सकते हैं क्योंकि ये सब पार्ट है मटेरियल मैनेजमेंट का ही। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स। इन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इस इन्वेंटरी कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वीएमआई, वेंडर मशीन इन्वेंटरी, एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ऐसे ही करके कुछ था। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। इन्वेंटरी अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, टर्नओवर ज़्यादा होगा, फिर कॉस्ट कम होगा, टर्नओवर भी ठीक रहेगा। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब जब सामान चाहिए तब जरूरत तब मिलेगा हमको, ना ओवर स्टॉक होगा ना स्टॉक कम होगा, इन्वेंटरी सही रहेगा, कस्टमर भी खुश रहेगा, इंप्रूव इन्वेंटरी, एक्यूरेट एक्यूरेट तो रहेगा, ऊपर ही बात की है। अब बात करते हैं ईओक्यू के बारे में। ईओक्यू मतलब हाउ मच टू ऑर्डर, हम कितना सामान ऑर्डर करें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर हम एक बार में बहुत सारा सामान ऑर्डर कर लिए, जैसे कि अगर हम मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और हम 100 पेन ऑर्डर कर लिए, तो क्या हम एक बॉक्स में 100 पेन रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। तो हमको उसके लिए कितना बॉक्स खरीदना पड़ेगा? 5-6 बॉक्स खरीदना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, मेरा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, पेन को रखने का कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसके बदले बॉक्स खरीदना पड़ेगा। लेकिन उसी की जगह अगर हम एक बार में 10 पेन खरीदे और फिर परसों 10 पेन खरीदे, फिर उसके कल के 10 पेन खरीदे, तो इससे क्या होगा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। हम उसके यहाँ जा रहे हैं लाने, ट्रांसपोर्ट लग रहा है, हम उसको बुला रहे हैं, तो ऑर्डर शिपिंग चार्ज तो वो लेगा ही ना। जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम हो, उसी को ईओक्यू बोलते हैं, मतलब कैरिंग कॉस्ट भी सही हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सही हो। इसका एक फॉर्मूला होता है 2AO/C। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। हाउ मच टू ऑर्डर, इसमें होता है कितना सामान ऑर्डर करें, जब मेरा सामान ऑर्डर कब करना है, होल्ड कब करना है, ये सब जब इक्वल होता है। तो हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एबीसी एनालिसिस। ये बहुत मतलब हर साल पूछा जाता है और लग भी रहा होगा थोड़ा हार्ड है, लेकिन सबसे ईजी टॉपिक है। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस का मतलब, एबीसी का मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल। और एबीसी में क्या होता है ना कि हम बस सामान को ना डिवाइड कर देते हैं कि हाँ ये सामान लोग ज़्यादा खरीदता है मार्केट में, ये सामान कम खरीदता है, तो हम उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अब देखिए, ए में जो सामान है वो हाई वैल्यू आइटम का है, बी में लेस, बी में मॉडरेट और सी में लीस्ट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर। जैसे कि आप देखते होंगे ज्वेलरी शॉप में कि सोना जो होता है, जो गोल्ड होता है, उसको ज़्यादा सिक्योर करके वो रखता है कि नहीं रखता है, और सोना कम भी होता है इन अकॉर्डिंग टू सिल्वर, मतलब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज इसका एग्जांपल हो जाएगा। सामान को बस हमको डिवाइड करना है कि ये ना एक लॉ होता है, पैरोटेट लॉ, उस पे मतलब उस पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि जिस चीज़ आप ये सुने होंगे कि जो सामान कॉस्टली होता है वो लोग कम खरीदते हैं ना, बस सेम कॉन्सेप्ट है। ए में जो सामान है वो ज़्यादा कॉस्टली है ताकि लोग उसको कम खरीद रहा है, लेकिन ए का जो सामान है ज़्यादा कॉस्टली है मतलब वो ज़्यादा सेफ तरीके से रखा गया। बी मॉडरेट और सी सबसे ईजी है। अब हम बात करेंगे रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट में हम लोग बात किए थे इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट में हाउ मच ऑर्डर, कैसे ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, लेकिन आरओपी में बात करेंगे व्हेन ऑर्डर, कब हम ऑर्डर करेंगे। जब मेरे पास कितना सामान रहेगा, जब मेरा सामान खत्म होने वाला रहेगा तब ऑर्डर करेंगे ना। जैसे मेरे कंपनी में 5 कॉफ़ी बचा हुआ है, ठीक है? और हमको ऑर्डर करना है, और ऑर्डर जो मेरे यहाँ आता है सामान, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको 2 दिन लगता है। 2 दिन लगता है तो हम कितने दिन पहले ऑर्डर करेंगे, कितना कॉफ़ी रहेगा मेरे स्टॉक में तो हम ऑर्डर करेंगे। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है डिमांड इनटू लीड टाइम, और मतलब इसी फॉर्मूला को दूसरे वे में बोलते हैं मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। इसमें मटेरियल मैनेजमेंट से लेकर के इन्वेंटरी कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस, ईओक्यू, आरओपी हर चीज़ है। और आप लोग को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, और वीडियो को रोक-रोक के आप लोग को जितने भी डाउट्स है वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।